जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। हम सभी जानते हैं कि भारत में कई संप्रदाय, पंथ, मजहब के लोग रहते हैं, पर भारतवर्ष का एक अपना धर्म है जिसे हम सनातन के नाम से जानते हैं। वही सनातन संस्कृति जो हजारों साल से चली आ रही है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है। लेकिन दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने वाली हमारी भारतीय संस्कृति करीब 1000 साल से आतताइयों और आतंकवादियों का कुठाराघात सहती रही है। और एक समय ऐसा भी आया जब हमसे हमारी संस्कृति को छीनने का प्रयास हुआ, और वो प्रयास काफी हद तक सफल भी रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं से दूर होते चले गए। हम अपनी संस्कृति पे गर्व करना भूल गए। हम सनातन संस्कृति की वैज्ञानिकता, सत्य और कर्तव्य को भूल गए। रोजी रोटी में ऐसे फंसे कि राष्ट्र धर्म भूल गए। लेकिन इतिहास में ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, इसका उत्तर पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे हमारे सामने आने लगा है। ऐसे कई व्यक्तित्व हैं जो भारतीय सनातन संस्कृति के उत्थान में जुटे हुए हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जो राष्ट्रवादी विचारक हैं, देश के सामने उस सत्य को लाने में जुटे हुए हैं जो कहीं ना कहीं हमसे दूर होता चला गया है, या यूं कहें एक सोची समझी साजिश के तहत हमसे दूर कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की, जिन्होंने एक्सपोज टाइम्स के साथ एक खास बातचीत की। तो बने रहिए आप अपने एक्सपोज टाइम्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो आइए मिलते हैं पुष्पेंद्र जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। आप सर राष्ट्रवाद और सनातन धर्म को लेके उसकी जागृति के लिए प्रयासरत हैं, लंबे समय से प्रयासरत हैं। मेरा सर सबसे पहला सवाल कि जब हम 1000 साल से गुलाम रहे हैं, आज भारत आज़ाद है, 70-75वीं वर्षगांठ हम आज़ादी की मना रहे हैं। क्या लगता है आपको कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, क्या है और किस तरह से है? एक तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे जगह दी, और आपके जो व्यूअर हैं वो मेरी बात वहां तक पहुंचाने का आपने माध्यम बनाया। देखिए, दो बड़ी साफ बात है कि खतरा बाहर से है या अंदर से है। खतरा देश को है या राष्ट्र को है। हमने, ये जो हमारे विद्वान थे, जो हमारे अध्यापक थे, जो साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, उन सब लोगों ने, मुझे लगता है, वो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ईमानदार नहीं रहे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी सत्ता के साथ मिलकर के सत्ता को खुश करने वाला इतिहास, सत्ता को खुश करने वाले नारे और नैरेटिव बनाए। ये दुनिया में पहला ऐसा अभागा देश है कि इस देश को हजारों साल की सभ्यता का, जिस सभ्यता का, जिस राष्ट्र का पूरी दुनिया में 30 से 33% वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन हो, जिसे आप कभी सोने की चिड़िया कहते हो, जिसके आदर्श पूरी दुनिया के अंदर सर्वमान्य हो, जो पूरे तौर से पूरी दुनिया में शुद्ध साइंस पे रखा हो, वो हमारे राजनीतिज्ञों ने, बुद्धिजीवियों ने, उसमें सारे वर्ग आते हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो समाज में महत्वपूर्ण वर्ग है। उन सब लोगों ने अपने निजी स्वार्थों, कायरता के चलते सत्ताओं के साथ ऐसे जुड़े कि आने वाली नस्लें, कैसे उनको भ्रमित किया जाए, कैसे वो सत्ता की गुलाम बनी रहे। दुनिया के किसी राष्ट्र में ये जघन्य अपराध नहीं हुआ कि उन्होंने अपने ही बच्चों को, अपनी ही नस्लों को वो बातें बताई जो सत्य नहीं है, सत्य नहीं थी। उससे सरकारें मजबूत हुई, संगठन मजबूत हुए, लेकिन राष्ट्र हर दिन कमजोर होता चला गया। लिहाजा आज जो चुनौतियां हैं, देश के सामने चुनौतियां अलग हैं और राष्ट्र के सामने चुनौतियां अलग। हम जब देश और राष्ट्र को एक ही बात समझने लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्र का एक छोटा सा हिस्सा देश होता है, और देश को चलाने के लिए एक संविधान है, एक प्रधानमंत्री है, कैबिनेट है, न्यायपालिका है, आपकी पुलिस है, आपकी फौज है। वो देश जो एक जमीन का टुकड़ा है, एक भूभाग है,
उसको देश कहते हैं। उस भूभाग की सुरक्षा के लिए सेना है, उसको चलाने के लिए पुलिस है, उसमें सरकार है, उसमें नियम है, उसमें न्यायपालिका है, तमाम सारे अंग हैं। हर अंग किसी न किसी किताब से बंधा हुआ है। पुलिस आईपी से बंधी हुई है, न्यायपालिका संविधान से बंधी हुई है, आपका संसद से आपके मेंबर, तो सब बंधे हुए हैं और सबसे ऊपर एक संविधान। अब संविधान में अच्छी है बुरा है, ये कमी है वो कमी है, वो एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन आज की स्थिति में, लेकिन जब आप राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र जो है उसे सरकार नहीं चलाती। राष्ट्र चलता है एक आम आदमी की भावनाओं से, आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, उससे चलता है। देश का आपके जीवन में बहुत कम प्रयोग होता है, दिन भर राष्ट्र का प्रयोग होता है। आप अपनी मां के पैर छुएंगे या नहीं छुएंगे, आप सुबह उठ के धरती को अपने माथे से लगाएंगे, आप सुबह उठ के सूर्य को पानी चढ़ाएंगे, आप गंगा को जाके गंगा आरती करेंगे, गंगा में पानी लेके आचमन करेंगे, आप मंदिर में कब जाएंगे, मंदिर में कैसे जाएंगे, किसकी पूजा करेंगे, किसकी नहीं करेंगे, ये स्टेट यानी राज्य तय नहीं करेगा, ये समाज तय करेगा। इसलिए राष्ट्र को समाज चलाता है और देश को सरकारें चलाती हैं। तो देश की जो समस्याएं हैं उसके लिए आप सरकारों के प्रयोग करते रहे, कभी सेकुलर, कभी नॉन सेकुलर, कभी वामपंथी, कभी सोशलिस्ट, इस किस्म के प्रयोग आप करते रहे। इतने 70 साल के इस दौर में हम अभी तक ये तय नहीं कर पाए कि देश की चिंताएं क्या हैं, देश की जरूरतें क्या हैं। इसलिए नहीं कर पाए कि हमने देश को अपनी सत्ता तक सीमित रखा। लिहाजा दोनों के सामने चुनौतियां हैं। देश आज हमको सुरक्षित लगता है, हमको लगता है ईस्टर्न बॉर्डर पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो भारतीय सेना को रौंदती हुई दिल्ली पहुंच जाए, चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न। और पिछले 4 जो युद्ध हुए हैं उसने भी ये साबित किया कि भारतीय सेनाओं ने दुश्मन को अपनी एक इंच जमीन नहीं लेने दी। ये बात अलग है कि सेना ने जो युद्ध जीता उसे हमारे नेताओं ने मेज पर बैठकर अपने स्वार्थों के कारण हरा दिया। इसलिए राष्ट्र की चिंता मेरी ये है, क्योंकि मैं सरकार की बात नहीं करता, देश की बात नहीं करता, क्योंकि वो अगर मैं चिंता भी करूंगा तो मेरी उसमें कोई भागीदारी इसलिए नहीं होगी कि वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में रहना है। संविधान अच्छा है बुरा है, संविधान से ही चलना है। लेकिन मेरा दुख यह है कि आपने संविधान को भी खत्म कर दिया है, तोड़ मरोड़ दिया है, संविधान का भी खिलाफ वर्जी हो रही है। इस देश में पुलिस का जो एविडेंस लॉ है वो 1861 चल रहा है, पुलिस 1860 के कानून से चल रही है। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और हम कटलाइन 1947 ले लें। 1947 के बाद भी भारत के संविधान की चौराहे चौराहे धज्जियां उड़ाई जा रही, खुलेआम उड़ाई जा रही है। और जो समाज कायर, डरपोक और लालची होता है वो सत्ता जब कुछ भी करती है तो उससे बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती। वो तो हो रहा, हमें क्या लेना देना। इसलिए इस देश में जो आपके दौर की चीजें हैं, जो मेरे और आपके दौर की चीजें हैं, वो शायद आप बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए इस देश का संकट, इस राष्ट्र का संकट ये है कि इस देश ने इस राष्ट्र के खिलाफ ऐसे कानून पास कर दिए जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, 93 में बिना किसी को बताए, बिना किसी के बेसिस के, बिना किसी डेफिनेशन के यकायक एक ऑर्डर आ गया कि इस देश में 5 पंथ अल्पसंख्यक हैं और तत्काल उसको कानून बना करके आपने पास कर दिया। और उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बन गया और फिर उससे आगे बढ़े 93 से तो 95 आ गया। तो आपने 1921 और 22 का जो वक्फ बोर्ड कानून था उसे 1956 में नेहरू जी ने अमेंडमेंट किया और 95 में नरसिम्हा राव ने किया। और उसमें क्या अमेंडमेंट किया ये देश को नहीं बताया। और उसके बाद फिर आप आगे चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि 2005 में बिना किसी संवैधानिक बातचीत के यकायक अगर कुछ नेताओं को अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि वो देश का सौदा के साथ साथ उन्होंने राष्ट्र का सौदा कर दिया। कुछ लोगों को लगा कि भाई मुसलमानों की हालत बहुत दयनीय है, बहुत खराब है, उन्हें लगा
कोई बेसिस नहीं बताया, कोई सर्वे नहीं बताया, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं बताया गया देश को कि भाई देखिए इस देश के अंदर मुसलमान एजुकेशन में ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये नहीं बताया। और यकायक एक कमीशन बना दिया जिसे सच्चर कमेटी कहते हैं। ये सच्चर साहब कौन थे ये भी जानना जरूरी है। और ये मनमोहन साहब कौन थे जिन दोनों ने मिलकर ये करा। मनमोहन साहब पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का है उसके चकवाल शहर से भारत आए थे। और ये जो राजेंद्र सच्चर साहब हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, ये पाकिस्तान के लाहौर शहर से आए थे, 1923 में पैदा हुए थे। और दोनों ने मिलकर एक ऐसा खेल किया और वो रिपोर्ट बन गई और 2006 में उसे लागू कर दिया जी। और उसका आज की डेट में 2021 में 5,500 करोड़ बजट है जो मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट के लिए है। और 2006 में जैसे ही मनमोहन सिंह सरकार आई, तत्काल तौर से भारत की संविधान की दोबारा धज्जियां उड़ाई गई और एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना दी गई। और कहते हैं देश सेकुलर है, संविधान की निगाह में सब बराबर है। तो संविधान का आर्टिकल 14 जो ये कहता है कि देश का हर नागरिक संविधान के सामने बराबर है, उसे बराबर के अधिकार मिले हैं, लेकिन सरकारों ने धीरे धीरे उसकी धज्जियां उड़ाई। आर्टिकल 30 लाए, 25 से 30 लाए और फिर उसके बाद में आपने जो काम संविधान के माध्यम से नहीं कर सकते थे, आपने ऑर्डिनेंस जारी करके लाके पास खड़ा कर दिया। ये चुनौतियां वो हैं जिससे राष्ट्र समाप्त हो रहा है जी। देश नहीं समाप्त हो रहा, सरकारें चलती रहेंगी, आती रहेंगी। ये ऐसा नहीं कि देश कुछ हो जाएगा, ये सरकार आएगी, रिपीट होगी, नहीं रिपीट होगी, ये तो चलता रहेगा। इस देश में तो सरकारें ऐसी भी चली कि जिस आदमी के पास 40 MP थे वो प्रधानमंत्री बन गया। ये पता नहीं चला रातों रात ये देवी गौड़ा कहां से पैदा हो गए, आई के गुजराल कहां से पैदा हो गए। जरा उस दौर को सोचे कि ये प्रधानमंत्री बने कैसे, कौन लोग थे, कहां से आए थे, लेकिन हो गए इस देश में। तो ये चुनौतियां हैं जो मैं समझता हूं कि देश के नागरिकों को समझनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक लोगों को भी इससे नफा नुकसान होने वाला उनको नहीं है, वो उनकी सत्ता चलती रहेगी। आम आदमी का जीवन, उसकी जमीन, उसकी जायदाद, उसका खेत, उसके अधिकारों का सौदा इस देश की संसद ने कर दिया है। वो मेरी चिंता का विषय है। मनीष भाई। सर, आप इस्लाम से भी जुड़े हुए हैं, आप सनातन परंपरा से, लेकिन आप इस्लाम से भी जुड़े हुए हैं। आपकी जो एजुकेशन रही वो एक ऐसे प्रेमाइसिस में हुई है जहाँ सिर्फ इस्लाम का ही बोलबाला है। इस्लाम पे आप मुखर बोलते भी हैं। पूरी दुनिया जानती है कि जो आतंकवाद है वो उसी मज़हब की जनित है, लेकिन भारत में भी और पूरी दुनिया में भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। और जब तक हम बीमारी समझेंगे नहीं तब तक उसका इलाज नहीं कर सकते। वेरी राइट। ऐसा क्या कारण रहा है कि उस बीमारी को मानने से पूरी दुनिया इनकार करती है? देखिए, दो बातें साफ हैं। कौन आदमी है जो किसी चीज से नहीं लड़ता जी। मैंने कहा कि जब जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो US हो, UK हो, बट ये समाज के तौर पर ये देश समाप्त हो चुके हैं जी। ये इतनी आराम तलबी और ऐशो आराम में रह रहे हैं कि ये किसी संकट से लड़ना नहीं चाहते जी। और जब संकट से लड़ना होगा तो आपको अपने आराम को छोड़ना होगा। तो पूरा यूरोप समाप्त हो चुका है जी। पूरा यूरोप समाप्त हो चुका है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने लंबे समय से वो इस तरीके के जीवन जीने के आदी हो गए हैं कि वो खतरे को खतरा अगर कहेंगे तो फिर उनके लिए बहुत चीजें खत्म हो जाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये खतरा नहीं है, या नहीं आपके सामने पागल कुत्ता खड़ा हुआ है जी। और वो आपको काटने के लिए तैयार है। आप कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, हमारी गलती है जिसकी वजह से ये हमें काट रहा है, क्योंकि हमने इसे पागल करा है, तो हमें इसे ठीक करना है प्यार से। ये कहते हैं कि जब आप हार जाते हैं, जब आप लड़ने की क्षमता छोड़ देते हैं, जब आपकी कायरता और स्वार्थ बहुत ऊपर हो जाता है, तो फिर यही स्थिति होती है। तो पूरी दुनिया जो इस्लामिक आतंकवाद को आतंकवाद नहीं मानती, उसे इस्लाम से नहीं जोड़ना चाहती, उसे इस्लाम की वो किताब जो कुरान जो 1400 साल पहले आसमान से उतरी थी, अब आसमान से उतर रही थी तो किसने देखी हमको नहीं पता, लेकिन बताया यही जा रहा है जी। उस इस्लाम की किताब की फिलॉसफी कोई नहीं जानता, उस किताब में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन उस किताब के बारे में सच्चाई ना पता चले इसलिए किसी मुसलमान ने कह दिया नो 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 नो, इस्लाम में एक आदमी का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। अब इट्स ए ब्यूटीफुल स्लोगन टू सेल समथिंग। अब वो बिक रहा है।
और लोग कह रहे हैं देखिए साहब वो ये कह रहे, अरे वो ये कह रहा है वो सिचुएशन की वजह से कह रहा है। ये लोग नहीं जानते इस्लाम इज नॉट ए रिलीजन, इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर। और ये प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने से हो रहा था, ये आज नहीं हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में कोई नई बात नहीं है, ये उन लोगों को नई बात लगती है जो इस्लाम के बारे में सुनी सुनाई बातें करते हैं। और जब आदमी कावड़ लालची हो जाता है ना, तो जो बदमाश होता है, जो गुंडा होता है, जो ताकतवर होता है, उससे दोस्ती करने के लिए भाईचारे की बात करता है ताकि उसकी जान बख्श दे। तो ये जो भी लोग इस देश में लगे हुए हैं, भाईचारा हजारों साल पुराना हमारा डीएनए है, ये जिसे कह सकते हैं कि एक स्वार्थी और मक्कार समाज को बचाने की कोशिश नहीं है। उस समाज से कहा जा रहा है कि तुम्हें इस तरफ देखना ही नहीं है, तुम्हें इससे लड़ना ही नहीं है, इसलिए तुम महान बने रहो और पूरा विश्व तुम्हारा कुटुंब है। हमें हर एक की चिंता करनी है। हमारी मां बहन की इज्जत लुट रही है घर के अंदर और हम विश्व की चिंता कर रहे हैं। हमारा मकान सुरक्षित नहीं है, हमारा देश सुरक्षित नहीं है, हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं है, हमारे मंदिर, इधर मत देखो, पूरा विश्व तुम्हारा घर है। ये इस तरीके के स्लोगन इसलिए बनाए जाते हैं कि आदमी एक इल्यूजन में रहे और यथार्थ पे कभी बात ना करे। यही चल रहा है। लिहाजा आप जो बात कह रहे हैं कि आज ये विडंबना है कि आज से 20 साल पहले जिस दल ने, जिस आतंकवादी संगठन ने, जिस इस्लामिक आतंकवादी ने अमेरिका की गगनचुंबी 2 इमारतों को ध्वस्त करके उसकी अकड़ को धूल में मिला दिया था, आप देखिए, कन्विक्शन देखिए कि जिन लोगों ने गिराया, जिन लोगों ने उन बिल्डिंगों को 3,500 लोग मरे, आज से एग्जैक्ट 20 साल बाद बहुत किया। और अभी आपके अफगानिस्तान में उसी 20 साल में 9/11 के दिन ही शपथ ली उन्हीं लोगों ने उस देश की एक सत्ता संभाली। तो चोर उठाए गिरे आतंक लीगलाइज कर दिया गया इस देश के अंदर। तो हमारे भारत में, क्योंकि हमारे भारत में हिंदू संगठन निहायत मक्कार, चापलूस, दलाल, धोखेबाज ऐसे हैं, तो वो समाज से यही कहते रहेंगे, आपको नहीं कुछ करना है, आपको उनको दिल जीतना है, आपको उनको बात समझानी है, आपको उनको अपने साथ लाना है, आपको उनकी घर वापसी करनी है। इस किस्म के स्लोगन दे करके आप देश के लोगों को उनकी जान का सौदा कर रहे हैं। आपको अपना स्वार्थ हो सकता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लिहाजा मेरी जो कंसर्न है वो सिर्फ इतनी है कि देश के सामने जो ऐसी, राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे खड़ी हुई हैं। और इस देश में बड़े बड़े बुद्धिजीवी उन्हें देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो बुद्धिजीवी अपनी बुद्धि के नाम पे कभी सोशलिज्म पे खाए, कभी वामपंथ के नाम पे खाए। आज राष्ट्रवादी सरकार है तो वो राष्ट्रवादी हो गए। ऐसे लोग हमेशा अपनी बुद्धि से खाते हैं, इसलिए उनके लिए किसी इज्म की कोई मतलब नहीं होता। वो अपना रंग बदल लेते हैं, चले जाते हैं। तो व्यवस्था में आज भी वही लोग बैठे हैं। तो सत्ता बदली है, व्यवस्था तो नहीं बदली है। तो अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं। अब अगर थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है तो लोगों को तकलीफ हो रही है, उनको लगता है भाई ये तो साहब हमारी चीज थी, हमारा इस पे अधिकार था, ये कैसे आ गए। तो इस वक्त झगड़ा इस बात का है। लेकिन आम नागरिक जो है इन चुनौतियों को समझ रहा है, आम नागरिक इन चीजों से परेशान है। इसीलिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप जागरूक हों, वो ये नहीं चाहते कि आपको सच्चाई पता चले, क्योंकि सच्चाई पता चल जाएगी तो आप उनके बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे। आपने ये सारी चीज़ें जो रखी, ये एक तरफ इशारा करती है कि एक खतरा हमारे सामने खड़ा है। एक ऐसा भी इसके पहले, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ धोखे हुए हैं भारत को लेके। आप एक कोई ऐसा मतलब इसे हम कहें कि भारत के साथ आज़ादी के बाद सबसे बड़ा धोखा आप किसे देखते हैं, किसे मानते हैं? देखिए मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जैसे जो कानून हैं जो अंग्रेज़ों के समय चले आ रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं। धर्म को लेके जो चीज़ें हुई उसको भी आप देख रहे हैं। और एक वैश्विक स्तर पे जो भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलता है उसको भी आप देख रहे हैं। इन तीनों चीज़ों में से सबसे बड़ा धोखा आप कहाँ मानते हैं? शिक्षा के स्तर पे, किस स्तर पे? देखिए शिक्षा इसलिए कल्प्रिट है कि वो हर बच्चे को पढ़नी है जी। और जो किताबें देश में हैं वो हम सभी पढ़ेंगे, कोई हम किताबें तो नहीं बनानी देंगे। तो जो नरेटिव गढ़े गए शुरू से लेके अब तक, उसकी जड़ में अगर जाएं तो आपको पता चलेगा कि जिस समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा ज्ञानी आदमी, राधा कृष्णन जैसा महान आदमी, जिनका आप
5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं ना कि बहुत ज्ञानी आदमी थे। जब ऐसे दो लोग कम से कम मौजूद थे तो भारत के गुलाम भारत के पावर ऑफ ट्रांसफर के पहले ही एक साहब प्रधानमंत्री बन गए। और क्योंकि वो लो आईक्यू के थे और जब चुनाव हुआ तो 14 असेंबली का वोट जो पड़ा, जो 1946 में हुआ, उसमें यह था कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनना है। मौलाना आजाद उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। गांधी जी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया कि अब नया चुनाव हो रहा है, आप इस्तीफा दे दिए, और इंटीम अध्यक्ष बनाया किसको? जेपी को। और फिर वो वोट गिने गए तो पता चला कि सुभाष चंद्र पटेल साहब को 14 वोट मिले, नेहरू को वोट ही नहीं मिला ही। तो क्या मैनिपुलेशन किया गया अंग्रेजों का दबाव डाल के, और फिर उसको अतर किया कि साहब नेहरू ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उसमें गांधी उस कुकर में शामिल थे। अब गांधी को बचाने के लिए एक तर्क गढ़ा गया कि नेहरू ने कहा कि कांग्रेस तोड़ देंगे और कांग्रेस टूट जाएगी तो फिर ये अंग्रेज यहां से नहीं जाएंगे, लिहाजा पटेल तुम नेहरू की चाल को समझो। अब ये गांधी जी को उस कैरेक्टर को ऊपर बनाने के, जबकि इसका कोई तथ्य नहीं है हमारे पास। अगर इस फैक्ट को कि उस चुनाव की प्रक्रिया क्या थी, तो आप एक किताब पढ़िए, जेपी कृपलानी साहब की किताब है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो आपके भारत सरकार का जो पब्लिकेशन डिवीजन है उसमें 6 रुपए की थी, वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाहर से मैंने कहीं से वो किताब लेकर के उसकी फोटोकॉपी कराई है। उस किताब का नाम है गांधी एंड हिज थॉट। उसमें पेज नंबर 323 पर ये पढ़ लीजिए, पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया, किसने पर्ची भेजी, किसने क्या किया, फिर ये हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आजाद तथाकथित हुआ भी, पहला तो मेरा यही सवाल है, 15 अगस्त 1947 की डेट भारत के किस आर्काइव में रखी हुई है कि इस दिन भारत आजाद हुआ था? ये कहां है? मुझे पता ही नहीं चल पा रही। मैं ढूंढ रहा हूं आज तक, इसको नहीं पता चल पा रही। तो हमारे पैदा होने से ही हमको अपंग कर दिया गया है। हम लगातार इसमें हैं, हम किसकी औलाद हैं? भारत माता की तो जय है, लेकिन भारत माता का बाप कौन था? तो जिनको बाप होना चाहिए तो उन्हें तो पता ही नहीं गया, किसी और के बाप को हमारा बाप बता दिया गया। और जब आपका बाप ही गलत होगा तो औलाद ठीक नहीं होगी। लिहाजा बापू को फादर ऑफ नेशन बना दिया। कहा गया उनके चरखा चलाने से, अहिंसा से अंग्रेज छोड़ के भाग गए। यह नहीं फैक्ट बताया कि 60,000 की सेना आजाद हिंद फौज में से 26,000 सैनिक अंग्रेजों सैनिकों से लड़ते हुए मारे गए। ये मैंने सिर्फ आजाद हिंद फौज की बात की है, इसमें हजारों आम भारतीय मारे गए, उनकी चिंता ही नहीं है। लेकिन हम ये झूठ पढ़ा रहे हैं कि हमें तो आजादी अहिंसा से मिली, अनशन से मिली, चरखा चलाने से मिली। तो आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी और पूरा जो आपका ओरिएंटेशन हुआ ना, वो झूठ मक्कारी पे हुआ। तो आज जब पेड़ बड़ा हुआ है तो पता चल रहा है कि यार हमारी तो जड़ें खोखली हैं, हमको तो पता ही कुछ और गया है। आज जब हमको पता चल रहा है कि हमारा असली बाप तो सुभाष चंद्र बोस था, जिसने अंग्रेज सरकार के खिलाफ बिगुल बचाया और भारत के मोयान शहर में आने के बाद 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आज़ादी की घोषणा की। अंग्रेजों के खिलाफ जाकर के, पूरी कांग्रेस के खिलाफ जाकर के, वो जानता था कि कांग्रेस में 90% दलाल हैं, बाहर निकल गए, वहां से पूरी तैयारी की और किया। और उसके बाद क्या हुआ? उस आदमी ने घोषणा की, दुनिया के 9 देशों ने, जिसमें यूएसएसआर शामिल है, उन्होंने मान्यता दी। लेकिन उनको लगा अरे ये कैसे हो सकता है। 1943 से 1947 तक आते आते आपके भारतीय राजनीति के पटल से सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए। तो वहां से चले, और जो मैंने आपसे शुरू में बात कही कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राधाकृष्णन ब्रिलियंट लोग थे, लेकिन भारत का पहला शिक्षा मंत्री 1947 से लेकर 1958 तक दुनिया का सबसे जाहिल आदमी, जो भारत का नागरिक भी नहीं था, 1888 में मक्का में पैदा हुआ। 1902 में भारत आया, न स्कूल में गया, न कॉलेज में गया, न किताब पढ़ी, किसी मदरसे में वो पढ़ा और भारत का पहला शिक्षा मंत्री बना, जिसका नाम भारत के लोग अबुल कलाम आजाद के नाम से जानते हैं, जबकि उसका नाम 3 लाइन का है। गुलाम रसूल मोहम्मद अल अहमद करके नाम है उसका, लंबा चौड़ा। तो उसे बनाया आपने। फिर भारत में 6 मुसलमान शिक्षा मंत्री बने, यानी आजाद भारत के 75 साल में से कम 30 साल मुसलमान रहे। उन्होंने लिखा अकबर द ग्रेट, उन्होंने लिखा शिवाजी इज ए माउंटेन रैट, शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था।
तो जो आपके हीरो होने चाहिए थे उनको कोई चूहा बता रहा है, जिनको 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 क्रांतिकारी कहना चाहिए था उनको आपके सावरकर को कहा जाता तो माफी मांग गया। सब झूठ पढ़ाया गया। तो जब आप झूठ पे खड़े होंगे और झूठ पे बिल्डिंग खड़ी होगी तो एक ना एक दिन तो वो दरकेगी। तो जो आज समस्याएं दिख रही हैं कि आज 70 साल के बाद आपको अपने असली बाप के ऊपर गर्व हो रहा है, आपको अपनी संस्कृति पे गर्व हो रहा है, क्योंकि संचार क्रांति के जितने भी माध्यम थे, चाहे रेडियो हो या अखबार हो, वो चंद लोगों के हाथों में थे। जो अखबार उस जमाने, आज बड़ा अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स का, उसके मालिक तो बिके हुए थे कांग्रेस के साथ। उनके मालिक तो चाहे वो बिरला साहब हो, चाहे उनकी बेटी हो, ये सब तो लगातार राज्यसभा में एमपी बनते ही रहे कांग्रेस के कोटे से, तो एक तरीके से खरीद रखा था। तो उनको उन्हीं का ढोल बजाना था, तो हमारी आपकी बात हो नहीं छपती, सुभाष की बात हो नहीं छपती, तो उस ग्रुप के लोगों के अलावा सब लोगों की बात छपी, वही अखबार था। तो उन्होंने मीडिया भी खरीद रखा था, रेडियो आया तो उनके पास था, टेलीविजन तो 1982 में आया। तो आम आदमी अपनी बात, जो आपके पास कोई ज्ञान है, आपके पास कोई रिसर्च है, आप कहां कहेंगे? तो उस वक्त जब इंदिरा गांधी को संकट पड़ा 1969 में, तो इंदिरा गांधी को जरूरत पड़ी कम्युनिस्टों की, तो कम्युनिस्टों ने एक ही शर्त रखी, उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करेंगे पूरे देश में, हमें इस देश के इंस्टीट्यूशंस पे जगह दे दीजिए, और आपकी जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, देश में जितनी यूनिवर्सिटी हैं उन वामपंथियों को वो इंदिरा गांधी ने बदले में दे दिया। और वामपंथियों ने अब जिस तरीके का इतिहास पढ़ाया है, तो आज वही बच्चे निकल करके भारत तेरे टुकड़े होंगे इसको फख्र से कहते हैं, सनातन झूठ है, मक्कार है, पाखंड है, ये वो कहते हैं, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस, वो ये कहते हैं। तो इस तरीके का एक वो हो गया, और पूरा देश जो है एक सत्ता का सुख भोगी हो गया, और सत्ता से प्राप्त करने वाली नौकरी भी सत्ता का चाटुकार हो गया। इसलिए सच बोलने से हर आदमी डरा। तो हजारों करोड़ों लाखों लोग इस देश में झूठे मक्कार बनाए गए, और उनका यही काम है कि ढोल बजाना है। अब 2014 में हल्का सा कुछ बदला है, और बदला है तो एक लंबे समय से जो उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी वो थोड़ा सा हिल रही हैं, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो वो हर बात में इस देश को कहते हैं नहीं, देश जो है वो हिंदू फोबिया है, वो इस्लामिक फोबिया हो गया है, हिंदू कट्टरपंथियों के हाथ में आ गया है, देश टूट जाएगा। ये वही लोग हैं कि जब 1947 में न आरएसएस के लोग कहीं वहाँ सत्ता में थे, न बीजेपी, तब भी तो इस देश में 11 से 21 लाख लोग मारे गए। उसका कौन जिम्मेदार है? इस देश में कुछ बात कहने में लोग बड़े फक्र करते हैं। देखिए साहब, गांधी जी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने की, एग्री? नाथूराम गॉडसे ने गांधी की हत्या की, उसने क्राइम किया। क्या नाथूराम गॉडसे इससे पहले क्रिमिनल था? क्या नाथूराम गॉडसे इससे पहले किसी किस्म का आतंकवादी था? क्या नाथूराम गॉडसे ने गांधी की हत्या धर्म और मजहब के नाम पे की थी? क्या उनकी जाति के नाम पे की थी? किन कारण से की थी वो भी ठीक है, लेकिन उसने हत्या की। हत्या किसी भी सभ्य समाज के अंदर एक क्राइम है। उसने क्राइम किया, उसको सजा मिल गई, उसकी सजा और उसके क्राइम। लेकिन सवाल यह है कि अगर उसने क्राइम किया था तो जब कोर्ट के अंदर जो उसके बयान थे वो लोगों को आने देते थे, आने वाली पीढ़ियां पढ़ती। लेकिन आप ये जानते थे कि सच्चाई सा, तो आपने उसके बयान पे भी रोक लगा दी। और यहां आज हालत यह है कि देश के आतंकवादी याकूब मेनन की आखिरी से 5-5 बार उसकी पिटीशन सुनी जा रही है, 5-5 बार उसको उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपने फेवर में यार आर्गुमेंट दिया, वो आर्गुमेंट दिया। तो नाथूराम गॉडसे को फांसी हुई, वो उसके क्राइम की उसे सजा मिली, उस पर विवाद नहीं है। विवाद यह है कि उसने अपना पॉइंट क्या रखा था, उसका बयान क्या था, उसको छुपाया क्यों गया। तो हमारी आज की जो पूरी स्थिति लगती है उसमें शिक्षा, क्योंकि वही हम सब पढ़ के बड़े हुए हैं ना, तो वो हुए। फिर उसके बाद में इस देश में एंटरटेनमेंट आया। एंटरटेनमेंट के अंदर भी ऐसी ताकतें जिन्होंने भारत विभाजन में पाकिस्तान बनने का वोट दिया, वो भारत से गई नहीं। तो 1960 में भारत में मुगल आजम फिल्म क्यों बनी? मुगलों आजम बना करके किसको ग्लोरीफाई किया जा रहा था? जिन्होंने 30,000 मंदिर तोड़े, जिन्होंने आपके काशी का मंदिर तोड़ा, जिन्होंने अयोध्या का तोड़ा, जिन्होंने मथुरा में तोड़ा, और अनगिनत दुनिया के बेहतरीन आर्किटेक्चर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन उन्हीं आक्रांताओं का महिमा मंडित हुआ, अकबर द ग्रेट हुआ, महाराणा प्रताप नहीं हुआ। तो ये किसी भी, जैसे आप अपने बच्चे को कोई गलत बात बता दें तो वो गलत ही रहेगा ना, और जब उसको समझ में आएगा तब तक समय निकल जाएगा। तो ये इस देश के साथ हुआ। तो ये कई सारे कारण हैं, उसमें से शिक्षा एक बड़ी चीज है। मैं मानता हूं कि 700-800 साल के बाद थोड़ा सा कुछ लगता है, हम कौन हैं, आप कौन हैं,
आप अपनी बात कह पा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कह पा रहे हैं, आपकी अच्छी बात होगी, लोग करोड़ों लोग आपको देखेंगे। आपकी बात में इनकरेक्ट बात आप कहेंगे, इमोशनल बात आप करेंगे, इलॉजिकल बात आप करेंगे, विदाउट फैक्ट्स आप करेंगे, लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आज संचार क्रांति एक गरीब आदमी के हाथ में आ गई है। इससे आपको किसी ने पढ़ने से नहीं रोका है। कौन सी किताब आपने पढ़ी, आप तथ्यों के साथ बताएं, पेज नंबर फला पे ये किताब लिखी है, इसमें ये लिखा है, इसने ये लिखा है, इसने, लोग कहेंगे अरे तो ये हमें बताया नहीं क्या? यही हम बता रहे हैं। यही कारण है कि आज इस देश के अंदर यकाएक लोगों के साथ इंटॉलरेंस बढ़ गई है। हिंदू सहनशील खत्म हो गई है, हिंदू ये हो गया, वो ये क्रिएट किए जा रहे हैं क्योंकि उनकी पिछले कई सालों की जो सत्ता थी उस पर थोड़ा सा हल्का सा डेंट लगा है। दैट इज व्हाट आई वुड से। सर, आपने मीडिया की बात की, पत्रकारिता की बात की, और आप पत्रकारिता में काफ़ी लंबा आपका समय गुजरा है। आपका अनुभव और आज की पत्रकारिता, इसको आप कैसे देखते हैं? जो कुछ मीडिया की तरफ से नैरेटिव ऐसे गढ़े जाते थे, आज गोदी मीडिया का आरोप लगता है कि एक विंग पे चल रही है, किसी एक ही ढर्रे पे चल रही है, न्यूट्रल नहीं है। इसको आप सर कैसे देखते हैं? आज क्या मीडिया सही रास्ते पे है या दोनों तरफ से चाल चली जा रही है? जैसे राजनीति में हो रहा है ना, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोफेसर्स हैं, रीडर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं जो इस्टेब्लिश थे, यानी इस देश का इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है जो हमने दुनिया में कहीं नहीं सुना। लेकिन हम इतने बेशर्म हो चुके हैं, इतने बेगैरत हो चुके हैं कि हमारे अंदर बोलने की क्षमता नहीं है। भारत रत्न देने की जो कमेटी बनती है उस कमेटी में प्रधानमंत्री चेयरमैन होता है और वो खुद ही भारत रत्न ले लेता है। कहीं सुना आपने ऐसा? ये सुन के हंसी नहीं आती है, लेकिन ये हुआ इस देश में। तो वो जो बात आप जिस तरफ इशारा आप कर रहे हैं वही ताकतें मीडिया में भी थी। मेरा छोटा सा सवाल है, मैंने 88 में मीडिया में काम शुरू किया, एक स्टिंगर हुआ, फिर रिपोर्टर हुआ। क्या आज से पहले इस देश में एक तरफा नैरेटिव नहीं था? क्या इस देश के बड़े से बड़े राष्ट्रीय अखबार ने किसी मस्जिद में किसी मौलवी द्वारा रेप की घटना को भी फ्रंट पेज पे छापा और अंदर ऊपर साधु की तस्वीर बनाई और नीचे मौलवी ने मस्जिद में रेप किया, ये बताया जा रहा है? क्या किसी अखबार ने उस मौलवी का नाम लिखने की हिम्मत जुटाई? क्या दंगों में मरने वाले मुसलमान इलाकों में नाम बताए, कौन कौन सा मंदिर तोड़ा? और उस वक्त ये तर्क दिया कि नो, हमें आग भड़कानी नहीं है। तो भाई साहब, 70 सालों में आपने जो मीडिया तैयार किया था, वो बीबीसी क्या कर रहा था, वो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कर रहा था, वही क्या कर रहे थे भाई, कि अगर संजय गांधी की गर्लफ्रेंड की बर्थडे के ऊपर किशोर कुमार ने आकर के गाना गाने से मना कर दिया तो आपने ऑर्डर जारी कर दिया कि ऑल इंडिया रेडियो से किशोर कुमार के गाने नहीं बजेंगे। ये कौन सा मीडिया था भाई? ये हमें भी तो पता चले ना, ये कौन सा गोदी मीडिया था भाई? तो आज वही लोग, क्योंकि आज इस संचार क्रांति ने, मुनीश भाई आप जैसे लोगों ने और हजारों करोड़ों लोग जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और इसने इस देश के मेनलाइन मीडिया का नैरेटिव बदल दिया है। आज टेलीविजन के ऑफिस में शाम का प्राइम टाइम शो 9 बजे वाला क्या होगा, ये सोशल मीडिया तय कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अब लोग एक दूसरे आए हैं जो हमें देखते हैं और सही बात देखना चाहते हैं, और वो नहीं तो टीवी बंद करके आगे निकल जाते हैं। तो ये जो 100 करोड़ थे सनातनी, इनकी बात तो कोई कह ही नहीं रहा था। आज आपकी बात इसलिए कह रहे हैं कि आपके देखने से वो टेलीविजन चलता है। इसलिए अंग्रेजी का टेलीविजन कहता है राष्ट्रवाद सर्वोपरि है। ये आपकी ताकत ने बदला है। 70-72 साल के बाद आपको लगता है इंग्लिश टेलीविजन में बैठ करके इस देश पे कोई शब्द मुसलमान नहीं बोलता था। आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता कुरान शरीफ लेके बैठता है और कहता है वो मौलाना जो 2 कौड़ी के आते हैं बताता है कौन सी आयत कौन सा सूरा है। ये बदलाव नहीं है। लोगों को लग रहा है अरे हमने तो इतना डराया था कि ये तो मुसलमान नहीं, ये तो मोहम्मद साहब के बारे में पूछ रहे हैं, ये तो आयशा के बारे में पूछ रहे हैं, ये तो खतीजा के बारे में पूछ रहे हैं, ये तो उमर के बारे में पूछ रहे हैं, हसन के बारे में, हुसैन के बारे में पूछ रहे हैं, ये फातिमा बीवी के बारे में पूछ रहे हैं। ये बात अगर पता चल गई तो ये तो हमने छुपाई थी। हमने हर किस्म का इतिहास पढ़ाया लेकिन जंगे बद्र नहीं पढ़ाई ना।
तो इस्लाम का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया हमने? कितनी खूनी जंगें हुई, कौन मरा, किसने मारा, किस लिए जंग हुआ। तो आज वो आ रही है बाहर तो उनको लग रहा है यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमने तो इतना डरा के रखा, अब ये तो डरे हुए लोग हमें डरा रहे हैं, तो उल्टा हो गया। इसलिए लोग कहते हैं गोदी मीडिया है। तो गोदी मीडिया से तो पूरा यूट्यूब जो है करोड़ों करोड़ों लोग चला रहे हैं, सब गोदी मीडिया चला रहे हैं। और अगर ये है तो इसका मतलब है उसे देखने वाले लोग हैं। तो जो तुम दिखा रहे थे वो तुम पब्लिक का मीडिया नहीं दिखा रहे थे, चंद लोगों का दिखा रहे थे, एक खास लोगों का था। अखबार नहीं बिक रहा था तो आपने एक नई पॉलिसी निकाली कि अखबार के फ्रंट पेज पर सेमी न्यूड एक तस्वीर जरूर होगी, जो अंदर के पन्नों पे कहीं एक छोटी सी कहानी होगी। जी जी जी। तो ये अखबार बेचने के लिए कपड़े उतार करके महिला को छापना जरूरी था क्या? अगर आपके तथ्यों में इतनी मजबूती थी तो फिर आप छापते, लोग खरीदते, पढ़ते। तो आज यही तो हो रहा है ना। लेकिन आज पलट गया। इसलिए अंग्रेजी मीडिया की भाषा बदल गई, हिंदी मीडिया की भाषा बदल गई, और यह समझ में आ गया आम जन को कि हम देखते हैं इसलिए इनकी दुकान चलती है। इसलिए हमने अगर बंद कर दिया तो फिर टीआरपी कहीं और चली जाएगी और मालिक निकाल देगा। इसलिए मालिक जो बिजनेस चला रहे थे उन्होंने कहा भाई साहब शाम को गल्ले में कितने पैसे आए, ज्ञान मत भगारो एडिटर साहब, ये बताओ कि पैसे आए कि नहीं आए। तो वो ये नहीं बताएंगे कि कौन सा दुनिया में ऐसा आदमी है जो पत्रकारिता करे और भारत सरकार का पुरस्कार ले। ये कितनों ने पद्मश्री लिया, ये तो सरकार का पुरस्कार है ना। तो सरकार आपके काम को कब से आंकने लगी? तो सरकार अपने काम को आंकेगी तो होगा ना ये आदमी ने हमारे लिए क्या किया। तो कितनों को पद्मश्री मिला है, जरा गिन के बता दीजिए। और वो आज क्या कर रहे हैं? जो लोग इस देश में पत्रकार होते हुए कैबिनेट के अंदर मंत्री तय कराते हो, चीफ सेक्रेटरी तय कराते हो, गवर्नर तय कराते हो, और चैनल में काम करने के बाद प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी बन जाते हो, भाई साहब ऐसी पत्रकारिता तो बड़ी मजे की है। अब न तो एडवाइजर बन रहे, अब न चीफ सेक्रेटरी बन रहे, अब न ट्रांसफर हो रहा, तो कह रहे अरे यार ये तो बहुत खराब है यार, ये गोदी मीडिया है यार। दिस इज द प्रॉब्लम सर। तो इट विल टेक टाइम। मुझे लगता है कि वर्तमान जो जिनके हाथों में कमान है राष्ट्र की, देश की, उसको आप कैसे देखते हैं? वो सही हाथों में है या कुछ खतरनाक हाथों में है, क्या है? देखिए इसमें दो बातें हैं। मैंने फिर कहा कि सरकार की कुछ पॉलिसीज हैं जो बनती बिगड़ रही हैं। कभी जीएसटी आएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। ये हमेशा समय के हिसाब से बढ़, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है कि ये ऐसा ही रहेगा। कोई चीज ऐसी नहीं है। हजारों चीजें बदली, कभी बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, अब बैंकों को बेचा जा रहा है। वो समय की मांग होती है, उस पर मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये मानता हूं सरकार के बारे में हमारे यहाँ हर आदमी टिप्पणी कर देता है, हर आदमी। और सबसे आसान काम है टिप्पणी कर देना, इसमें पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन आप अगर सत्ता के आसपास रहे हो, जैसे हम 20-25 साल मीडिया में रहे, तो बहुत सारी चीजों को ये लगा यार ये हम जो बाहर से समझते हैं ये ऐसा होता नहीं है अंदर। कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ रोकती हैं, किस तरह रोकती हैं। इसलिए मैं इस सरकार के सिर्फ 2 लोगों से प्रभावित हूं, बाकी 90% कांग्रेस की कार्बन कॉपी है, उनके एजेंडे वही है। इन 2 लोगों के दबाव में, क्योंकि सरकार एक आदमी के नाम से आई है, किसी आरटी पार्टी के नाम से नहीं आई है। वो आदमी नहीं होता तो ये पार्टी सत्ता में नहीं होती। ये एक फूल 2 माली थे 1984 में। लेकिन उन 2 लोगों ने जो 2-3 काम किए हैं वो इसलिए बड़े लगते हैं कि जहां कुछ भी नहीं हो रहा था, जहां हर दिन देश को बेचने की कोशिश की जा रही थी, इस देश की जमीन को आपने वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 के नाम से मुसलमानों से कहा है ये तुम्हारी है, तुम्हें कोई इसका हिसाब किताब कागज नहीं देना है। और हिंदुओं से कहा है कि तुम्हारी जमीन ले ले तो तुम्हें कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। ऐसे दौर में, ऐसे समय में, इस स्थिति में अगर किसी ने धारा 370 हटाई, तो धारा 370 और 35 ये हटाना कुछ लोग समझते हैं धारा हटी है। जिस दिन से ये हटी है, जो गज़वाए हिंद, जो इस्लाम की फिलॉसफी में ये है कि जब तक हिंद की धरती के कोने कोने तक इस्लाम का परचम न फैल जाए तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। हम स्पेन चले गए, हम यहां चले गए, लेकिन भारत में नहीं फैल पाया। उस गज़वाए हिंद का जो रास्ता था वो जम्मू था। आज मुझे बताइए, जो हम सोचते थे आज दिल्ली में संकट मोचन पे बम धमाका, कोयंबटूर में बम धमाका, ये धमाके क्यों नहीं हो रहे? पुलिस भी वही है, फौज भी वही है, सत्ता का अपरेटस भी वही है,
कुछ तो बदला है ना। तो हमें ये दो बड़े भी अचीवमेंट इसलिए बड़े लगते हैं कि ये भी हमें लिए बहुत मुश्किल थे। हम अपने आज यहाँ पे ट्रांजिस्टर बम आ गया, आज यहाँ फलाना बम आ गया, यही होता रहता था ना। आज ये आतंकवादी आ गए, आज वो आतंकवादी आ गए। तो भाई मेरे, हमारे सबसे पहले हमारा घर तो सुरक्षित रहे। तो हम उसी अचीवमेंट को बहुत बड़ा समझते हैं। और इसलिए भी समझना चाहिए कि इन विकट स्थितियों में जब अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे हों, आपके देश के अंदर करोड़ों गद्दार बैठे हों, आपके देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हों जो कई तरीके से, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, वो खुले आम नंगा नाच कर रहे हैं। आपको उनसे लड़ना भी है। उन पे बहुत सारे काम वैसे नहीं करने जो चाइना कर देता है। चाइना उठा के शूट कर देता है, यहां करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। यहां जो लोग हत्याएं कर रहे हैं वो कहते हैं हमें डर लग रहा है, उनको भी सुनना है। और यहाँ 55-56 मुल्क हैं देश के, उनको भी साधना है, वेस्ट को भी साधना है, और अंतर्राष्ट्रीय मामलात को भी साधना है। और बदलती हुई दुनिया में भारत के तमाम लोगों को 2 रुपए किलो चावल भी चाहिए, और बिजली भी फ्री चाहिए, और राष्ट्रवाद भी चाहिए, और भारत माता की जय भी चाहिए। और मोदी बम गिरा दे पाकिस्तान में, ये भी चाहिए। और बम वो समझते हैं जैसे कोई दिवाली का बम है। एक बम बनाने में कितने पैसे लगते हैं ये पता नहीं। तो हमारी इच्छाएं बहुत हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हैं, लेकिन ये शुरुआत के 2 असर इसके मैं देखता हूं कि ये 2 काम, राम मंदिर वाला और ये, और जो तीसरा बड़ा देखता हूं, इस दौर में भारतीय समाज में सोचने में बदलाव आया है। आप जब दुनिया में खड़े होते हैं तो कहते हैं यार कि जो इजराइल 48 में बना था, 95 लाख की पॉपुलेशन है यार, वो कहां पहुंचा और हम कहां पहुंचे, ये एहसास तो हुआ आपको। और जब आपको अपने होने पे एहसास होता है, तब आपके अंदर एक गर्व महसूस होता है, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तब आप खड़े होकर जरा तन के बात करते हैं। अगर आप खराब कपड़े पहने हो तो आप घर से बाहर निकलते में शर्माते हैं। आप अच्छे कपड़े पहने हो, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो आपको किसी से भी भिड़ जाने में डर नहीं लगता है। आज मोदी किसी से भी भिड़ जाता है। इसलिए सरकार के साथ साथ समाज अगर चैतन्य हो गया, उसका इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, उसके अंदर चेतना जाग गई, तो ये बदलाव हजारों कानूनों से, हजारों संशोधनों से बड़ा है। क्योंकि ये चेतना जगाना बहुत बड़ा काम है। ये किसी कानून से, किसी धारा के हटने से नहीं होगी। आपको कॉन्फिडेंस पहली बार हुआ कि हम भी हैं। इसलिए आपका प्रधानमंत्री जीतते ही अंकल सैम के यहां नहीं गया सलाम बजाने। देश में, दुनिया में एकमात्र हिंदू स्टेट था, वहां गया और पूजा की उसने। इसलिए आप तिलक लगाने से शर्माते हैं कि अहमद भाई नाराज हो जाएंगे। आपने धोती छोड़ी, मंदिर जाना छोड़ा, और अहमद भाई जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो आप कहते हैं कितना पक्का है अपने मजहब का। और आप जब पढ़ने जाते हैं कि यार देखो तुम कब से आरएसएस के हो गए, तुम कब से हिंदू हो गए। ये कुंठा है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ मंदिर में 8 घंटे पूजा करके कहता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, जब मैं नहीं शर्माता तो मेरे लोग तुम क्यों शर्मा। वो मैसेज दे रहा है लगातार। वो केदारनाथ में बैठ के मैसेज देता है। ऐसा नहीं है कि उसे हिंदू होने का शौक है, वो तो है, लेकिन वो ये बताता है मुझे अपनी आइडेंटिटी के ऊपर गर्व है, तो तुम क्यों शर्मा रहे हो। मैं तो भारत का प्रधानमंत्री हूं, संविधान की शपथ खाई है, तुमने तो वो भी नहीं किया है। इसलिए मैं ये मानता हूं 2 दिल्ली में, 1 उत्तर प्रदेश में, सनातन का राज्य कैसे होना चाहिए, आताताइयों से कैसे निपटना चाहिए, राष्ट्र को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए सत्ता के सामने जो कुर्सी पे अपनी जूते की नोक पे रखते हैं वही ये काम कर सकते हैं। जो दिन भर कुर्सी को बचाने में दलाल लगे रहते हैं वो सिर्फ अपने अलावा किसी का काम नहीं करते हैं। सर एक सवाल मेरा, 2 सवाल और है। एक तो धर्म को लेके, मतलब हमारे सनातन धर्म को लेके आज के युवाओं में एक भ्रांति है। मैं भी कुछ समय पहले तक धर्म और इस जो डाइवर्जन है उसे नहीं मानता था, लेकिन जब से आपको सुनना शुरू किया है तब से मेरे मस्तिष्क के चक्षु खुल गए हैं। धर्म को लेके जो पूजा पद्धति है, इसी को धर्म की तरह, धर्म का जामा उड़ा के प्रस्तुत कर दिया गया है, जबकि धर्म एक कर्तव्य है। इसको आप कैसे, हमारे युवाओं को कैसे समझाएंगे? इसमें देखिए 2 चीजें बड़ी साफ हैं। 1976 में 42 अमेंडमेंट के तहत भारत के संविधान के प्रीएम्बल में रशिया के दबाव में, आप उस दौर में जाएं और पता करें उस वक्त के जो लोग भी जीवित हों, भारत की पार्लियामेंट में कई सारे लोग केजीबी के पैसे पे पल रहे थे।
और भारत के प्रीएम्बल के अंदर 42nd अमेंडमेंट रातों रात किया गया। देश में ज़्यादातर लोग जेल में थे और उसके माध्यम से आपने कहा कि भारत के प्रीएम्बल में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को जोड़ा। प्रीएम्बल, जी जी जी, प्रीएम्बल में बदलाव नहीं हो सकता है। भारत के संविधान के अंदर अब से ज्यादा कोई 150 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, वो होते रहते हैं, वो दुनिया के हर जगह होते हैं। हो सकता है कल कोई कानून हो, उसको बदला जा सकता है, उसको रिफॉर्म करा, लेकिन प्रीएम्बल में कभी नहीं होता। तो भारत का जो प्रीएम्बल है उसमें ये 2 शब्द जोड़े गए। मेरा इससे भी कोई मतलब दरकार नहीं, वो कैसे गलत तरीके से जोड़े गए, मेरा उस पर भी कोई शिकायत नहीं। मेरी शिकायत दूसरी है। जब आपने सेकुलर की बात की कि भारत सेकुलर सोशलिस्ट होगा, तो अंबेडकर कम्युनल थे क्या? 50 में बना, 76 में 24 साल के अंदर भारत का संविधान कम्युनल लगने लगा क्या? जी। तो आरएसएस भी नहीं थी, बीजेपी भी नहीं थी, विश्व हिंदू परिषद भी नहीं थी, लेकिन वो भी जोड़ा। लेकिन ये भी मैं माफ करता हूं। मेरा जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जब सेकुलर शब्द की परिभाषा उसमें डाली जा रही थी तो देश के एक बहुत बड़े विद्वान, जो अब नहीं है और सच मानो में बहुत बेहतरीन आदमी थे, ये बात अलग है कि उनका एक नाकारा लड़का है जो सुप्रीम कोर्ट में कैसे जज बनाए जाते हैं, वो लाइव आप लोग टेलीविजन पे देख चुके हैं। उसके पिताजी का नाम था एलएम सिंघवी। बाद में वो हाई कमिश्नर भी रहे इंग्लैंड के और बेहतरीन आदमी थे। उनका पढ़े, उनको इंदिरा गांधी ने एक काम सौंपा कि सिंघवी साहब सेकुलर शब्द की आपको हिंदी में ढूंढना है। उन्होंने दुनिया भर की डिक्शनरी पढ़ी और आखिर में उन्होंने कहा कि सेकुलर शब्द का जो हिंदी अनुवाद होगा वो है पंथ निरपेक्ष। इंदिरा गांधी को किसी एजेंडे के तहत लाया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी उस महान विद्वान के हाथ से कराना चाहती थी ताकि दुनिया को पता चले उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। एक लंबी बहस के बाद एलएम सिंघवी साहब नाराज हुए और एलएम सिंघवी साहब ने अपनी जेब से पेन निकाला और उनको दे दिया कि मैडम इंदिरा गांधी धर्मनिरपेक्ष, इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, पंथ निरपेक्ष होगा। और फाइनली उसके बाद वो चले गए और वो धर्मनिरपेक्ष ही रहा। अब धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर शब्द आया कहां से ये पता ही नहीं है भारत को। सेकुलर शब्द यूरोप के अंदर की कल्पना थी। यूरोप में जो राजा होता था वो चर्च से गाइड होता था, वो चर्च से गाइड होता था। तो ये कहा गया कि राजा जो है उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई रिलीजन नहीं होगा। राजा क्योंकि चर्च से गाइड हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि जो नॉन बिलीवर ऑफ चर्च हो, जो दूसरे, उनके साथ कहीं राजा कोई डिस्क्रिमिनेशन न करते। लेकिन हमारे यहां हमारी हजारों साल की परंपरा में राजा का धर्म होता था। दोनों में फर्क है। हमने धर्म जो अगर आप इसको ये कहें कि अगर धर्म नहीं होगा तो अनार्की फैल जाएगी। राजा अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगा, प्रजा अपनी ड्यूटी नहीं निभाएगी, डीएम एसएसपी अपनी ड्यूटी। धर्म का मतलब है अपना दायित्व, अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना। धर्म मीन्स पूजा पाठ नहीं है। इसलिए एलएम सिंघवी साहब नाराज थे, लेकिन एक एजेंडे के तहत डाला गया और तमाम पूरा सनातनी हिंदू समाज ये समझा कि रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म है, इसलिए उसने धर्म के समकक्ष रिलीजन को खड़ा कर लिया और लोग कंफ्यूज रहे। इसलिए आज लोगों को पता चल रहा है धर्म तो कुछ और चीज है, रिलीजन कुछ और चीज है। तो रिलीजन की किताब होती है, रिलीजन का पैगंबर होता है। धर्म की ना कोई किताब होती है ना कोई पैगंबर होता है। धर्म जो भारत के संविधान में लिखा है उसको जब तक उसमें कोई अमेंडमेंट ना हो जाए, मैं किसी चार्ज से मेरा ऑब्जेक्शन हो या कोई चीज मुझे ना भी अच्छी लगे, जब तक है तब तक उस संविधान का अक्षर से पालन करना ही भारत की सरकार का धर्म है। उसका वायलेशन करना अधर्म है। तो हमने संविधान को धज्जियां उड़ा दी और फिर हिंदुओं को कहा कि धर्म 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 और धर्मनिरपेक्ष। तो आज की युवा पीढ़ी धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझती है कि आपको अपने पूजा पद्धति का पालन नहीं करना है, वही सेकुलरिज्म है। आप हिंदू हैं, ये एंटी सेकुलर है। तो ये कंफ्यूजन हुआ। तो हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि आज लोगों को धर्मनिरपेक्षता की भी डेफिनेशन पता चल गई। आज संविधान के अंदर की क्या कमियां थी, किस तरीके से किया, ये भी पता चल गई। ये भी पता चल गई कि किस तरीके से सत्ताओं ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए भारत के संविधान में जिन चीजों पे साफ साफ लिखा है कि भारत में कोई भी रिजर्वेशन मजहब के नाम पे नहीं दिया जाएगा, लेकिन भारत के अंदर
अगर आप रिजर्वेशन मजहब के नाम नहीं दे सकते थे तो सत्ताओं ने रास्ता निकाला और कहा अच्छा ठीक है। तो उन्होंने 1993 में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बना के करोड़ों रुपए का आपने, रिजर्वेशन का तो मतलब यही हुआ ना, आपने पैसे से मदद कर दी। फिर आपका दिल नहीं भरा तो आपने कहा कि ये लीजिए, ये आपका सच्चर कमीशन आ गया। फिर ये लीजिए कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री आ गई। तो खुद आपने जिस तथाकथित सेकुलर को लाए थे, आपने तो खुद ही धज्जियां उड़ा दी। तो आज हमारे सामने चुनौती यह है कि आप अगर कोई भी काम करें, कोई कितनी भी अच्छी सरकार आ जाए, जब तक समाज तैयार नहीं होगा, सिर्फ कानून में कुछ बदल जाने से कुछ नहीं होगा। इस देश में इतने जघन्य कानून बने हैं कि राष्ट्र आपके हाथ से चला गया है। हम खामोश हैं, हम चुप बैठे हैं। ये जो आपकी कोविड चल रही है ना, कोविड तो आज हुआ है ना, तो आज हुआ है तो आज दवा बनेगी, आज ही बनेगी ना दवा। ऐसा तो नहीं था किसी को पता था कि कोविड आएगा दवा बनेगी। तो कोविड आया तो दवा आज बन रही है। कोविड आया तो इससे लड़ने के आज तरीके ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है, कोविड से लड़ने यानी ऐसी तमाम बीमारियों को, पेंडेमिक से लड़ने के लिए जो कानून बना था 1897 में, 1897 के कानून के हिसाब से हम 2021 के कोविड से लड़ रहे हैं। है नहीं कंट्राडिक्शन? अगर डॉक्टर नया है, नई दवा है, तो कानून भी तो आज के हिसाब से बनना चाहिए ना, कि क्या मजबूरियां हैं, क्या लिमिटेशन है, क्या करें क्या नहीं। वो 1897 में तो कोई अलग परिस्थिति रही होगी, तब उस वक्त कोई अलग पेंडेमिक आई होगी, लेकिन हमारे यहां वही चल रहा है। या नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जब लोग एक्सप्रेस वे के ऊपर 200 की स्पीड से कार चला रहे हैं, आप तांगे पे चल रहे हैं। या तो तांगा टूटेगा या मरेगा, या तांगा रुक गया तो एक्सप्रेस वे पे आगे नहीं जाएगा। तो हमने अभी इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहां समाज को पिछले सालों में रोटी, खाना, नौकरी बच गई, जिंदा बच गए, घर आ गए, बेटा सुरक्षित हो गया, घर आ, इससे ज्यादा हमारे समाज के सत्ताओं ने और समाज के ठेकेदारों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। उनको यहीं तक रखो। इसलिए सड़क, पानी, बिजली, ये उस समाज के इशू हैं जो हजारों साल पुराना है, सभ्यता का देश है और साइंस से भरपूर है। वो आज पानी, बिजली, सड़क में फंसा हुआ है। इसलिए आपके वैसे लीडर पैदा हो रहे हैं, इसी पे हो रहे हैं। अब जैसे जैसे चीजें समाप्त होती जा रही हैं, नए नए आयाम हो रहे हैं कि भाई कहां से पैसा खर्च करें, कहां से लाएं पैसा। इसलिए आज सड़कें बन रही हैं, सड़कें बनाने में ही पैसा रह गया, क्योंकि और तो कुछ बनाने के लायक बचा नहीं। तो इट विल टेक टाइम। आपका बैकग्राउंड, आपका जो जीवन परिचय रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मेरे YouTube पे जो आपका पहला इंटरव्यू है पुराना, उस पर सवाल ये आया था कि कोई पुष्पेंद्र जी का परिचय जिसमें वो दें, वो ऐसा कोई वीडियो करिए। मेरा परिवार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में है, हम सब लोग वहाँ रहे। हमारे पिताजी वहाँ के स्टेट ऑफिस में थे, हम सब लोग वहीं पैदा हुए। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एफिलेटेड 3 स्कूल हैं, जिसमें लॉर्ड मिंटो सर्किल, सिटी हाई स्कूल और अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज एक लड़कियों का था। ये तीनों एफिलेटेड थे AMU से। हम मिंटो सर्किल में पढ़े, उसका बाद में नाम एक सैयदाना करके एक बोहरा कम्युनिटी है इस देश में, उसके एक बहुत बड़े रिलीजियस लीडर ने शायद बहुत बड़ा डोनेशन दिया था, और उसके बाद उस स्कूल का नाम हो गया सैफुद्दीन ताहिर हाई स्कूल, मिंटो सर्किल ब्रैकेट में। और उस ज़माने, आज लोअर KG और अपर KG जिसे जानते हैं, उस ज़माने हमसे कोई पूछता था किस क्लास में, तो हम कहते कच्ची पहली में हैं, और उससे ऊपर चले जाते तो कहते पक्की पहली में हैं। तो हम वहाँ से शुरू किया, और 5th क्लास तक हमारे साथ जो दीनियात नाम का एक सब्जेक्ट होता है, जिसे थेलोजी आप कहते हैं, क्योंकि हम अकेले थे, और तो उसमें थेलोजी में आपको कुरान, रोज़ा, नमाज, ये सब क्या होती है, तो जैसे सब पढ़ते थे वैसे हम भी पढ़ते थे। तो हमको ये शायद बोध भी नहीं था कि ये कुछ हम कोई अलग चीज़, जैसे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते थे उसको भी। तो कभी हमें अपने होने का ये नहीं हुआ कि हम कुछ अलग हैं, बस वैसे ही सब पुष्पिंदर खां कह रहे हैं तो हम भी पुष्पिंदर खां कह रहे हैं। तो वो ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी हमारी। फिर हम वहाँ से कॉलेज आए, और उस ज़माने 10th के बाद इमीडिएटली यूनिवर्सिटी में आ गए। उसे PUC का कहा करते थे, प्री यूनिवर्सिटी। फिर मैंने साइंस साइड से PUC किया,
लेकिन मुझे समझ में आ गया साइंस वाइंस मेरी समझ में आएगी नहीं। फिर मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से किया और फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मैंने पीजी डिप्लोमा जर्नलिज्म किया। और उस दरमियान में वहाँ मैंने बहुत खेला और रोलर स्केटिंग में मैंने 8 बार नेशनल्स खेले और इंडिया को भी मैंने रिप्रेजेंट किया और वो सब रहा और खूब ऊधम हुआ, सब हुआ। लेकिन 79 की एक घटना ने मेरे मन में एक ऐसी लकीर खींची और वो लकीर मेरे शायद मन में इतने लंबे समय तक खिंची रही। 79 में मुझे याद है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र, एक लोकल ट्रेन चलती है जिसे एजीएन कहते हैं, उस ट्रेन में सब लोग भर करके दिल्ली गए थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी करेक्टर पास कराने गए थे और इसके लिए शायद दिल्ली के नेताओं से मिलना चाहते थे। हम, मेरा ख्याल है 79 में आई वॉज इन 9th क्लास और ये सब हुआ और वो फिर वहाँ ट्रेन में, आप जानते हैं कि वो लोकल पैसेंजर ट्रेन थी। गाज़ियाबाद के पास एक जगह है दादरी, जो एक गुजर मार्शल रेस है, उन लोगों का वो इलाका है। उस ट्रेन में शायद कोई गुजर महिला बैठी हुई थी, उसके साथ कोई छिड़खानी हुई। उस महिला ने थोड़ा शोर वोर मचा दिया। उस शोर मचाने के बाद वो पूरी ट्रेन वहाँ रोक ली गई और कुछ मारपीट हुई। उस मारपीट का, हम 9th क्लास में हैं, ये ध्यान रखिए, उस मारपीट के बारे में यूनिवर्सिटी में इस तरीके की खबरें पहुंची कि इस ट्रेन में सारे मुसलमान बैठे हुए थे, आरएसएस के लोग वहाँ पहले से पहुँच गए थे और 50 मुसलमानों की हत्या कर दी गई। 50 मुसलमानों की हत्या कर दी जाए तो एकदम सेंसेशन हो जाएगा। तो हम सब लोग परेशान हो गए, यार क्या हो गया। धीरे 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 हमने देखा वो आग की तरह फैली और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आसपास एक शमशाद मार्केट है, एक ज़करिया मार्केट है, जो बिल्कुल बॉर्डर पे लगते हैं जैसे, उन सब दुकानों को हिंदुओं की जला दिया गया। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर कोई हिंदू प्रोफेसर था तो उसकी पत्नी की साड़ी खींच ली। हमारे घर में 40-50 लोग घुस के आए हमारे घर में। हमारे पिताजी उस वक्त आए, उनकी आँख का वो होना था ऑपरेशन, तो वो वहाँ शहर के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। हमारे घर में घुसे, लूटपाट की उन्होंने और हाथों में मशाल लेके आए हुए थे। तो हम सब लोग जिनके साथ उठते थे बैठते थे वही सब लोग घुस के आए और वो घटना हो गई। और फिर उसके बाद में हमारे पड़ोस में लोग थे, वो भी मतलब बड़े, हम चाहते थे कि इस तरह इनके घर में घुस के जान बचाएं, लेकिन वो भी बड़े हेजिटेंट हो गए। तो हमने देखा यार, जो लोग इतने सालों से हमने जब कभी किसी को ये समझा ही नहीं ये है, हाँ ये ज़हीर साहब हैं, ये तमीज़ुद्दीन साहब हैं, ये अलमदार, हम अब सडनली लगा कि हम कुछ और हो गए हैं, कुछ हमको नहीं, कुछ आइडेंटिटी कुछ और हो गई है। तो लूटपाट जो कर सकते थे उस ज़माने, कोई हम लोग को भी, कोई एक नौकरी क्लास के लोग थे, कोई घड़ी ले गया, कोई कुछ ले गया। फिर वो बात ख़त्म हो गई और वो स्कार हमारे दिमाग में बना रहा। और फिर उसके बाद भी हम वहीं कैंपस में रहे। वालिद साहब की नौकरी थी, वो रिटायर हो गए 85 में, फिर हम लोगों ने कैंपस छोड़ा। तो उस वक्त फिर मुझे कई सारी चीज़ें थी, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की उस लाइफ में मैं उस जो पॉलिटिकल लाइफ थी उसमें हिस्सा नहीं ले सकता था। मैं चाहता था कि मैं भी चुनाव लड़ूं, लेकिन हमारे लिए स्पेस ही नहीं थी, हमारे को मतलब ही नहीं था। तो कुल मिलाकर के फिर ये हुआ कि जब जर्नलिज्म किया तो मैं रात वहाँ जो ढाबों पे डिबेटें चलती थी, बड़े बड़े नेता वहाँ से बन के अब गवर्नर हो गए, फलाने हो गए, तो मैं सुनता था उन लोगों को। तो उस पॉलिटिक्स को सुनता था, उस आइडियोलॉजी को सुनता था, मुसलमानों के बारे में सुनता था, जिन्ना कौन है, पाकिस्तान कौन है, ये कौन, वो सब हुआ। और वहाँ से बड़े होते होते फिर हम दिल्ली आ गए और दिल्ली में हमने जर्नलिज्म ने शुरू किया। और जर्नलिज्म में संडे मेल नाम का एक अखबार हुआ करता था, संजय डालमिया का अखबार था। उसमें हमको स्टिंगर की नौकरी दी और हमारे पहले गुरु, और अब नहीं है, वो जवाहरलाल नेहरू के प्रेस सेक्रेटरी हुआ करते थे, पाकिस्तान से आए थे, उर्दू मीडिया का उनका बैकग्राउंड था। और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में गए और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया से रिटायर हुए तो वो संडे मेल के रेजिडेंट एडिटर बने। और मेरी उनसे मुलाकात हो गई तो उनको मेरी उर्दू बड़ी पसंद आती थी, तो मुझसे वो बातचीत करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम संडे मेल ज्वाइन कर लो। तो हमें अंदाज़ भी नहीं है कि हमने ये भी नहीं उनसे पूछा कि तनख्वाह कुछ पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो आप स्ट्रगल करा हमने वहाँ से, और वहाँ से होते हुए फिर हमने जी टेलीविज़न में काम किया, सहारा में काम किया, और वहाँ एक सेंटर फॉर मास मीडिया था YMCA का, उसमें 2 साल रिपोर्टिंग मैंने पढ़ाई। और उसके बाद फिर मैं BBC चला गया। फिर उसके आखिर का जो मेरा लाइफ का असाइनमेंट रहा, एक डेलीगेशन में पाकिस्तान गया था मैं, तो वहाँ पे लाहौर प्रेस क्लब में सबको एड्रेस करना था। तो किसी को पता चला कि ये पुष्पेंद्र साहब आए हुए हैं और ये कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। तो पाकिस्तान में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ये माना जाता है कि अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी न होती तो पाकिस्तान नहीं बनता। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग, यानी पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट लियाकत अली खां, वो AMU के छात्र थे। तो कई सारे लोग यहाँ से गए, तो AMU को लेकर के उनको एक बड़ा लगाव था।
और अच्छा उस वक्त हमारी ज़बान एकदम शुद्ध उर्दू थी, हम हिंदी बोलते ही नहीं थे, शब्द ही नहीं मुँह से निकलते थे। तो हमको भी कोई 2-4 मिनट बोलने के लिए माइक पे बुलाया तो हमने अपनी जो AMU का कल्चर था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके बात शुरू करनी थी, हमने वैसे ही कहा। तो वो लोग बेचारे एकदम शॉक्ड। तो जब वो सब ख़त्म हो गया तो एक बड़े लंबे से कोई साहब थे, बाद में पता चला, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के पहले वो मीडिया घराने हैं जहां बिजनेस का न्यूज़पेपर पहला हमने निकाला और उसका नाम है बिजनेस रिकॉर्डर। और अभी जो जनरेशन है इसने एक टेलीविज़न शुरू किया है, आज TV न्यूज़, पहला पाकिस्तान का चैनल था। बोले हम चाहते हैं आप हमारे लिए काम करें। तो मैं तो डर गया, मैंने कहा पाकिस्तान के लिए काम करें कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। फिर मैं यहाँ आया हिंदुस्तान, मैंने कहा मैं भारत में जाता हूँ, पता करता हूँ लोगों से। तो फिर मैंने यहाँ के कुछ सीनियर से पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ बातें समझाई, ये है। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मैं तैयार हूँ, आप मुझे बता दीजिए। तो मैं 12 साल पाकिस्तान के उस चैनल का साथ जुड़ा और पाकिस्तान बहुत घूमा, अच्छा बुरा जैसा भी था, वहाँ के समाज को समझा। और मुझे शायद समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई कि पाकिस्तान के फॉर्मेशन का आइडिया AMU में ही बना था, इसलिए जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैंने हरकतें देखी मुझे लगा ये सेम हरकतें यहाँ हो रही हैं, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। तो इट वाज टू इजी फॉर मी, बट आई एंजॉय दैट। और पूरी एक पत्रकार की हैसियत में जो एक कह सकते हैं कि पत्रकारिता का जो उसमें धर्म था वो पूरा निभाया मैंने। और उसमें कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसमें पहले तय हो चुका था कि इन मुद्दों पे जो भारत राष्ट्र की या भारत सरकार की जो पॉलिसी है, आई एम नॉट गोइंग टू अगेंस्ट दैट। तो अच्छे मेरे संबंध रहे वहाँ और बहुत लोगों से मिला, पेशावर भी गया, हिंगला माता भी गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी गया, वहाँ पे शारदा माता भी गया। तो वो तमाम सारी जगह घूमा, देखा, सिर्फ इसलिए कि क्या है जो यहाँ हम देखते थे। तो एक लंबा सफ़र के बाद ज़िंदगी में 2 ऐसे लोग आए जो कल बनारस में आपके साथ थे, GD बख्शी, RSN सिंह। इन लोगों ने मुझे बहका दिया और कहा कि भाई तुम्हारा अब ये काम ख़त्म हो गया है, अब तुम्हें कुछ नया करना है। तो मैं बोला आप बताएं। तो बोले आप नौकरी छोड़ दीजिए और ये जो पाखंड हमारे देश में इस्लाम के नाम पे हो रहा है, आतंक के नाम पे हो रहा है, इसके बारे में आप बोलिए क्योंकि आपकी ज़बान है। मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था, मैंने रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद में फिर करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा। मेरी ज़िंदगी का सिर्फ यही सच है। और मेरी वालदा यानी मेरी माँ अभी जीवित हैं, मेरे पिताजी नहीं हैं। और मेरी बहनें हैं जो आधे से ज़्यादा प्रोफेसर होकर रिटायर हो गई हैं। और मेरे भाई थे तो उसमें से 2 भाई नहीं हैं इस वक्त, 3 भाई नहीं हैं मेरा छोटा भाई है, वो अपने रहता है अलीगढ़ में। और इससे ज़्यादा मैं टेलीविज़न पे बहुत सारी बातें नहीं कर सकता हूँ। सो और कोई बात हो तो पूछिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद और आपने अपना एक बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं, ये पूरी उम्मीद करते हैं कि इसी जोश और खरोश के साथ आप पूरे देश को जागृत करते रहें। नहीं बिल्कुल होगा मुनीश भाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये करते रहें। और मैं किसी एजेंडे के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आने वाली जनरेशन से गाली नहीं खाना चाहता। वो ये ना कहे कि हमारे इनको पता था लेकिन उन्हें सच बात नहीं पता, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच मनीष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमने बात की श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से, जो भी बातें हमने की वो आपने ज़्यादातर बातें अक्सर अब सुनी ही होंगी। तो हमें लगता है इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत अब बची नहीं है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अगली शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।